हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उर्सुला के ले गुइन के द वर्ड फॉर वर्ल्ड इज फॉरेस्ट इस नॉवेला के बारे में। द वर्ड फॉर वर्ल्ड इज फॉरेस्ट एक साइफाई नॉवेला है जो 1972 में पब्लिश हुई थी एक एंथोलॉजी सीरीज में, और बाद में इसे एक स्टैंड अलोन बुक के फॉर्म में 1975 में पब्लिश किया गया। उर्सुला के ले गुइन जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट साइफाई और फैंटेसी ऑथर रही है अमेरिकन लिटरेचर हिस्ट्री में और पूरे वर्ल्ड की लिटरेचर हिस्ट्री में। और उनकी हाइनिश साइकिल और अर्थ सी यूनिवर्स, ये दोनों भी यूनिवर्स जो है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव जॉनरा यानी कि साइफाई और फैंटेसी जॉनरा, इन दोनों में भी एक माइलस्टोन रही है। और फाइनली मैंने उनकी पहली जो बुक है वो यही पढ़ी और इसके बारे में आज मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। तो उनकी जो हाइनिश साइकिल जो है, हाइनिश साइकिल उसका पार्ट है ये बुक, बट मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था तो मैंने इसे डायरेक्टली पढ़ा। इस नॉवेला को 113 पेजेस की नॉवेला है और मुझे लगा, ऐसे नहीं लगता कि मैंने कुछ मिस आउट किया। तो यू कैन रीड इट एज अ स्टैंड अलोन बुक और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा। अगर आपको हाइनिश साइकिल पढ़नी है या ले गुइन की कोई बुक पढ़नी है, उनके कुछ लिटरेचर आपको कोई पढ़ने की शुरुआत करनी है तो आप इस बुक से शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं हाइनिश यूनिवर्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दूंगा और फिर इस बुक के प्लॉट के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। एक टाइम में, एक पॉइंट पे यूनिवर्स की हिस्ट्री में एक सिविलाइजेशन है जिसे हाइनिश पीपल कहा जाता है। वो इंटरस्टेलर ट्रैवल करना सीखती है, वो बहुत एडवांस हो जाती है और वो अलग अलग प्लैनेट्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम्स में जाके अपने जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करती है। अलग अलग प्लांट्स को टेराफॉर्म करती है, वहाँ पे लाइफ इंट्रोड्यूस करती है और वहाँ के प्लांट्स को फ्लरिश कर देती है या फिर एग्जॉस्ट कर देती है। कुछ चीज़ों के कारण, कुछ इवेंट्स के कारण अभी ये जो हाइनिश सिविलाइजेशन से अलग अलग प्लैनेट्स की, उनका जो कांटेक्ट है एक दूसरे से वो टूट जाता है और अभी वो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट्स में डेवलप होने लगती है। ह्यूमंस जो है या अर्थ जो है और होमो सेपियंस जो है वो भी डायरेक्ट डिसेंडेंट है इस हाइनिश पीपल के, बट हमें पता नहीं है। और फिर उनकी जो हाइनिश साइकिल जो है या हाइनिश यूनिवर्स जो है उसमें यही है कि ये सब जो अलग अलग स्पीशीज़ है या जो सिविलाइजेशंस है वो किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये उसके बाद और अलग अलग थीम्स उनके हर एक बुक में एक्सप्लोर की जाती है। अलग अलग वे में किस तरह से ये सिविलाइजेशंस ग्रो कर रही है और इंटरेक्ट कर रही है और उनमें बहुत से साइफाई आइडियाज़ वो इंट्रोड्यूस करती है। द वर्ड फॉर वर्ल्ड इज़ फॉरेस्ट, ये एक ऐसी नॉवेला है जिसमें उन्होंने उसका हाइनिश यूनिवर्स में मतलब कि इंक्लूजन होना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो एंटी वॉर कमेंट्री जो है इस बुक की वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इकोसेंट्रिक अप्रोच है इसका वर्ल्ड को लेकर और वर्ल्ड बिल्डिंग को लेकर, और ये जिस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है ये बुक या ये स्टोरी, वो इसका मेन क्रक्स है इस बुक को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये वियतनाम वॉर के टाइम पे लिखी गई थी और एक एंटी वियतनाम वॉर, एंटी कॉलोनियलिज्म और एंटी इंटरवेंशन बुक है ये, और पीस का मैसेज देती है, ठीक है। तो उसके बैकड्रॉप के बारे में आपको पता होना चाहिए, वियतनाम वॉर क्या थी और क्या क्या हुआ उसमें। तो प्लॉट इसका क्या है, तो इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स है और 3 मेन कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी स्टोरी अनफोल्ड होती है। तो क्या होता है कि टेरन्स यानी कि होमो सेपियंस फ्यूचर के एक टाइम में अर्थ के रिसोर्सेज जो है, वुड रिसोर्सेज, उनको एग्जॉस्ट कर देते हैं। वुड जो है वो बहुत ही स्कार्स और रेयर कमोडिटी बन जाता है अर्थ पे, और अभी ह्यूमंस जो है वो
इंटरस्टेलर ट्रैवल करके अलग अलग प्लैनेट्स को टेराफॉर्म करके वहाँ के जो वुड रिसोर्सेस है उनको हार्वेस्ट करने लगते हैं। द वर्ड फॉर वर्ड इज़ फॉरेस्ट। इस स्टोरी में एक ऐसे ही प्लैनेट की स्टोरी है जिसको ह्यूमंस कॉलोनाइज करते हैं। वहाँ की जो सबसे एडवांस स्पीशीज़ है इंटेलेक्चुअली, जिसे एथियन कहा जाता है, और इस प्लैनेट को एथिया कहा जाता है। उन एथियंस को ह्यूमंस स्लेव कर बना देते हैं और वहाँ के जो प्लांट लाइफ है, वहाँ का जो वुड है, वो अभी ह्यूमंस हार्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ के जो लोकल सिविलाइजेशन जो है, एथियंस जो है, उनके ऊपर ह्यूमंस बहुत बुरी, मतलब उनको एक्सप्लॉइट तो करते ही हैं, पर उनको मर्डर, वायलेंस और रेप, इन सब चीज़ों से भी इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके ऊपर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही ब्रूटल तरीके से ट्रीट करते हैं। क्या होता है कि इसमें एक कैरेक्टर ऐसा है, तो ये जो एथियंस जो है, एथियन सिविलाइजेशन, ये 3 फीट टॉल रहते हैं, 1 मीटर टॉल, और पूरे हेयर से कवर्ड ये स्पीशीज़ है, एलियन स्पीशीज़ है, और ग्रीन कलर की बॉडी रहती है, ग्रीन कलर का फर रहता है इनका। और ये स्पीशीज़ जो है, इन्होंने आज तक कभी वायलेंस और मर्डर, रेप, ये सब चीज़ें इन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं की है, क्योंकि ये बहुत ही प्योर, इनोसेंट और पीसफुल कम्युनिटी है, पीसफुल स्पीशीज़ है। और जब ह्यूमंस कॉलोनाइज करते हैं इनके प्लैनेट को, तभी इनको इन सब चीज़ों के बारे में या हेट्रेड के बारे में पता चलता है। इससे पहले इन्हें सिर्फ पीस, लव और हार्मनी विद नेचर, इन्हीं चीज़ों के बारे में पता रहता है। दूसरी एक खासियत है इस स्पीशीज़ की कि ये जो एथियन सिविलाइजेशन है, एथियन इंडिविजुअल्स है, ये डे ड्रीमिंग या ड्रीम वॉकिंग करते हैं। यानी कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि शायद अर्थ जो है या शायद अर्थ के जो प्लांट लाइफ जो है एक सिंगल न्यूरल ब्रेन या नेटवर्क हो सकती है, उसी तरीके से ये जो एथियंस जो है वो एक सिंगल न्यूरल नेटवर्क से एक दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि वो जिस तरीके से ड्रीम करते हैं, उन ड्रीम से वो वो सबकॉन्शियसली ड्रीम से कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। और हर एक इंडिविजुअल जो भी इमोशन एक्सपीरियंस करता है, फिर वो लव हो, पेन हो, सफरिंग हो, हंगर हो, या जो कुछ भी इमोशन वो एक्सपीरियंस कर रहा है, लॉन्गिंग हो, वो बाकी के इंडिविजुअल्स को भी वो एक्सपीरियंस करा सकता है या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है इस बुक में, हमारे जो 3 पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो है डेविडसन का। तो डेविडसन एक बहुत ही वायलेंट, ज़ीनोफोबिक, रेसिस्ट कैरेक्टर है, जो वुड कटिंग कॉलोनी का हेड है, इंचार्ज है। और वो एथियन स्लेव जो है, सिल्वर नाम का, उसके साथ कुछ तो वो करता है, जिसकी वजह से ये सिल्वर जो है वो अभी रिवेंज सीख करने की कोशिश करता है। तो सिल्वर हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके पर्सपेक्टिव से हमें स्टोरी अनफोल्ड होती है कुछ पॉइंट्स पे। और फिर ल्यूबो करके एक ह्यूमन कैरेक्टर है, वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, टेरेंस का, ह्यूमंस का, उसके पर्सपेक्टिव से कुछ चैप्टर्स है वो इस स्टोरी के अनफोल्ड होते हैं। तो ये सिर्फ 3 तरीके के ये कैरेक्टर्स है। तो सिल्वर का जो कैरेक्टर है उसमें वो बहुत ही कि ऑल इंक्लूसिव और एक्सपांसिव विजन से वो पूरे इवेंट्स को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, वो उसके चैप्टर्स की खासियत है, क्योंकि उसकी स्पीशीज में इंडिविजुअलिज्म नहीं है और ह्यूमन कैरेक्टर्स बहुत ही इंडिविजुअल और एंथ्रोपोसेंट्रिक है। पर जो सिल्वर के पर्सपेक्टिव से लिखे गए चैप्टर्स है वो इकोसेंट्रिक है। ठीक है, क्योंकि उनकी स्पीशीज खुद इकोसेंट्रिक है। और ल्यूबो का जो कैरेक्टर है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, तो इसीलिए वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के वे में बात करता है, लिखता है, और उस तरीके से उसका पर्सपेक्टिव है। और डेविडसन जो है वो आपको समझेगा कि उसके
जिस तरीके से उसके चैप्टर्स को लिखा गया है, उसके पर्सपेक्टिव को लिखा गया है, वो कितना गंदा है और डिस्गस्टिंग है, और लोग कितने मतलब एक रेसिस्ट और जीनोफोबिक माइंड में क्या चलता है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, तो मैं कुछ थीम्स के बारे में बात करूंगा अभी इस बुक के। तो पहली थीम जो है वो है इसका वियतनाम वॉर का क्रिटिक। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा क्योंकि 113 पेजेस की ये बुक है, तो मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा टच करूंगा, आप खुद इसे एक्सपीरियंस कीजिए। तो जिस तरीके से ये बुक वियतनाम वॉर को क्रिटिसाइज करती है, तो बेसिकली वो बहुत ही टू द नोज तरीके से लिखा है इस पूरे बुक को कि हाँ ये वियतनाम वॉर का ही क्रिटिक है और उसी को टारगेट कर रही है ले गुइन। तो जिस तरीके से वियतनाम वॉर बेसिकली एक मैसेकर था, एक बहुत ही क्या कह सकते हैं कि मॉडर्निटी, मतलब मॉडर्न वॉरफेयर जो है, यूएस के जो भी टेक्निकल एडवांसमेंट थी, उनके जो नेपाम है, उनकी गन्स थी, एडवांस्ड वॉरफेयर की स्टाइल्स थी, ग्रेनेड्स थे, रॉकेट लॉन्चर्स थे, ये सब चीज़ें वर्सेस जो कुछ भी वियतनामीज लोगों के पास वो टाइम पे था, जैसे कि भाले रहेंगे, बो एंड एरोज रहेंगे, उनके ट्रैप्स रहेंगे, और उनका जो भी वॉरफेयर का तरीका है जिसको गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं, इन दोनों का जो टकराव है उसके बारे में लिखा है, मॉडर्निटी वर्सेस द नेचर। इस वे में इस पूरे कन्फ्लिक्ट को लिखा है और आपको पता चल जाएगा जब आप इसे पढ़ोगे तब। सेकेंड जो चीज़ है कि जो इनोसेंस, मतलब दूसरी थीम्स जो है वो है इनोसेंस वर्सेस वायलेंस, तो नेचर वर्सेस नर्चर, इस वे में भी इसे लिखा गया है, ये भी एक थीम है। तो जो एशियंस है, इन्होंने आज तक कभी भी वायलेंस एक्सपीरियंस नहीं किया था, पर जब उन्हें वायलेंस से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जब ह्यूमंस या जब भी कॉलोनाइजर्स एक जगह पे जाते हैं, तो वो अपनी अच्छी चीज़ें कभी नहीं वहाँ पे देते, तो जितने भी उनकी गंदी आदतें रहते हैं, उनकी गंदी चीज़ें रहते हैं, वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने हमें किस तरीके से मदर अर्थ को और नेचर को बहुत ही इफ़ेक्टिव और फास्ट वे में एक्सप्लॉइट करना ये हमें सिखाया है, उसी तरीके से इस स्टोरी में जो ह्यूमंस जिस तरीके से वायलेंस, रेज, एंगर, हेट्रेड, रेप, मर्डर, इन सब चीज़ों को इस पीसफुल सिविलाइजेशन से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, और एंड में जब ये सिविलाइजेशन उस कॉलोनियल ऑक्यूपेशन को शायद ओवरकम कर देगी, पर जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट जो है इस पूरे वॉरफेयर का और इस पूरे कॉलोनियलिज्म का, उसकी जो इम्प्लीकेशंस है एक पीसफुल कम्युनिटी के ऊपर, एक पीसफुल सिविलाइजेशन के ऊपर, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद टाइम ट्रैवल, टाइम डायलेशन, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट इसमें है जो टाइम डायलेशन के बारे में बात करता है। तो मैं वो स्पॉइल नहीं करना चाहता, बट आपको पता चल जाएगा कि उसमें वेव थियरी का यूज़ करके उसे एक्सप्लोर किया गया है, उस थॉट एक्सपेरिमेंट को, तो वो भी आपको अच्छा लगेगा। तो बस यही सब चीज़ें हैं, और फिर कुछ दाओइज्म वाली थीम्स है, ताओइज्म की थीम्स है, जैसे कि एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस होना नेचर में, उसके बारे में बात की गई है, और हार्मोनी विद नेचर, उसके बारे में इसमें बात की गई है। तो ऐसी बहुत सी अलग अलग थीम्स हैं, और मैं ये कहूँगा कि जब मैंने मतलब ये बुक में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि वियतनाम वॉर के टाइम पे तो ये काफ़ी रेलेवेंट थी ही, पर आज के ज़माने में भी ये बुक काफ़ी रेलेवेंट है, क्योंकि वॉर के टाइम पे हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि वहाँ के जो भी मतलब कि हाँ ह्यूमंस तो है ही, ह्यूमन का लॉस जो है
या इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल लॉस जो है वो हम देखते हैं, बट जो नेचर का या एक इकोसिस्टम का, फॉरेस्ट का जो लॉस है, हैबिटेट का जो लॉस है, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। रिसोर्सेस का जो लॉस है, कंटेमिनेशन है, उसके बारे में हम लोग नहीं सोचते। तो वो सब चीज़ों के बारे में भी इसमें लिग्विन ने लिखा था उस टाइम पे। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट लगा मुझे। जैसे कि अभी सीरिया में और गाज़ा में, फ़लस्तीन में अभी हम देख रहे हैं कि जो स्पीशीज़ है उनके बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं कि जो इंडेंजर्ड या नियर थ्रेटन्ड स्पीशीज़ है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, उनका क्या। ह्यूमन लाइफ को वैल्यू है, पर जो इकोसिस्टम है उसके बारे में हम लोग क्यों नहीं बात कर रहे हैं। चलो आज वॉर वहाँ पे हो रही है, कल वॉर एंड भी हो जाएगी, पर जो एक बार जो इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, बाद में ये लोग कहाँ पे जाएंगे। बाद में इन लोगों के पास अगर कंटेमिनेटेड वाटर है तो वो कहाँ से पानी पिएंगे, कहाँ से ज़िंदा रहेंगे, उनका लाइवलीहुड कहाँ से जनरेट होगा। इन सब के बारे में कोई बात नहीं करता। तो ये सब बहुत मतलब कि डीप बुक है ये, और बहुत से डीपर आइडियाज़ को वो ये एक्सप्लोर करती है। तो बिना ज़्यादा वक्त गवाए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक ऑफ आवर टाइम्स, ठीक है। और जब तक ह्यूमन्स है तब तक ये बुक रिलेवेंट रहेंगी, क्योंकि हमें बस यही सब आता है। हमें पीस और हार्मनी हम लोग आज के ज़माने में भूल गए हैं। इंडियन जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है और सोशल लैंडस्केप है, ट्रेडिशनल लैंडस्केप है, उसमें भी हम लोग लव, हार्मनी और पीस ये सब चीज़ें भूल गए और हमारे मन में सिर्फ हेट्रेड ही है। तो इसलिए ये बुक हमेशा रिलेवेंट रहेगी। बस इतना ही। मिलूँगा मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।